Hello everyone, welcome to 2050 Healthcare. Today we have with us Dr. Ghanshyam. He is working as a senior neurosurgeon with the MMI Narayana Group of Hospitals at Raipur. Welcome sir. सर आज हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है ब्रेन हैमरेज। सर हम सिंपल शब्दों में जानना चाहेंगे ब्रेन हैमरेज एक्चुअली होता क्या है? ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है, मतलब ब्रेन हेमरेज जो कॉमन वर्ड है सबको पता है, ब्रेन में ब्लीडिंग होना। अब ब्रेन में हेमरेज ब्लीडिंग जो हुई है उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली, सबसे कॉमनली एट प्रेजेंट ब्रेन में ब्लीडिंग होने के रीजंस स्ट्रोक जिसको कहा जाता है, बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग हो गया और ब्रेन स्ट्रोक बैठ गया। दूसरा एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये दो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसमें ब्रेन हेमरेज होता है। जी सर, क्या हैमरेज और स्ट्रोक में कोई अंतर होता है? स्ट्रोक एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसमें ब्रेन में होने वाले मैक्सिमम कंडीशन कवर होते हैं, जैसे ब्रेन की नसें ब्लॉक होना, ब्रेन की नस फटना, या फिर जैसे वैस्कुलर मालफॉर्मेशन रहते हैं, एन्यूरिज्म रहते हैं जिसके वजह से ब्लीडिंग हो गई। तो ये सब चीजों के लिए एक सिंगल वर्ड स्ट्रोक डिसाइड होता है। स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज आ गया, इन्फार्क्ट आ गया। इन्फार्क्ट मतलब कोई नस ब्लॉक हो गई जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, या एन्यूरिज्म है जिसमें ब्लीडिंग हो गई, या फिर एवी मालफॉर्मेशन होता है, और भी ब्रेक रहते हैं जैसे कैवर्नमा वगैरह, ये कॉमन चीजें हो गई। तो इनके वजह से जो ब्लीडिंग हो जाती है वो हेमरेज में आता है। स्ट्रोक एक ब्रॉड टर्म हो जाता है जिसमें ये सब चीजें कवर होती है। ब्रेन हेमरेज इज पार्ट ऑफ द स्ट्रोक, वन ऑफ द। Sir, can you please help us understand like hemorrhage होता कैसे है? जैसे अभी मैंने बताया, मोस्ट कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रेन हेमरेज का। बिना एक्सीडेंट के जो होने वाली चीज़ें उसमें बीपी बहुत शूटअप हो जाता है और ब्रेन की वेसल जो रहती है किसी एक जगह से रप्चर हो जाती है, हाइपरटेंसिव ब्लीड कहते हैं उसको, वो एक सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। थर्ड में फिर आते हैं जो एन्यूरिज्म हो गया या एवी मालफॉर्मेशन हो गया, ये हो जाता है। ये स्ट्रोक्स के मेन कॉजेस है, और ब्लीडिंग जो हेमरेज, ब्रेन हेमरेज कहते हैं उसको। जी, जैसे आपने बताया अभी सर कि जब बीपी बढ़ता है, अगर एक्सीडेंट नहीं है और बीपी बढ़ने की वजह से हेमरेज हो रहा है, तो उस टाइम पे ब्रेन में एक्चुअली सर किस तरह का एक मैकेनिज्म बनता है जिस वजह से ये हेमरेज होता है? नॉर्मल बीपी अपना एडल्ट एज में और यंग एज में थोड़ा अलग अलग होता है। एडल्ट एज में नॉर्मल बीपी को 140 के आसपास कहा जाता है, डिपेंड ऑन द एज। 140 ऊपर वाला, और नीचे वाला 90, 80 या 100 तक। जी। कोई भी कंडीशन जिसमें बीपी अचानक बढ़ गया हो, या फिर पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले रहा था और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे वेदर चेंज होता है, जब कभी भी सडनली ठंडी आती है तो पेशेंट दवाइयों पे भी है या दवाइयों पे नहीं है, तो उनका बीपी एकदम से शूट हो जाता है। जैसे नॉर्मल बीपी चल रहा है 140, 150 बाय 90, तो पेशेंट का बीपी 200 के ऊपर चला गया, 220 के ऊपर, तो जो नॉर्मल वेसल्स रहती है वो सडन जो बीपी बढ़ता है उसको कोप अप नहीं कर पाती है, और किसी एक पॉइंट पे वो फट जाती है और वहां से ब्लड बाहर आ जाता है, उसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अब वो फटने के जगह अलग रहते हैं और रीजंस अलग रहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली बीपी जो ज्यादा बढ़ता है उसी से होता है। नेक्स्ट वो जो आ जाता है, मैंने भी बताया था, वो एन्यूरिज्म्स रहते हैं, और एवी मालफॉर्मेशन मतलब खून के गुच्छे होना ब्लड में, ब्रेन के अंदर में, वो रहते हैं। सर नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं कि फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई भी बंदा, उनको पता नहीं है कि उनको बीपी है, जैसे हम आमतौर पे हमें लगता है हमें ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है नहीं, तो उसके चलते हम लोग तो कभी मेडिकेशन पे थे ही नहीं, एंड अचानक से ऐसा कुछ होता है। जैसे हम लोगों ने काफी पेशेंट्स के केस में भी देखा है, उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे पेशेंट को तो ऐसा बीपी का कोई तकलीफ था ही नहीं, बट हेमरेज हो गया। तो सर क्या ऐसा कुछ वार्निंग सिम्टम्स या साइंस कुछ होता है बेसिकली जिससे पता चले कि हाँ ये पेशेंट को आगे चल के तकलीफ हो सकती है इस तरह की? कोई वार्निंग साइंस ऑफ हेमरेज? तो वार्निंग साइंस हेमरेज की, जैसे बीपी एक साइलेंट किलर कहा जाता है, उसके कोई साइन सिम्टम अपने एज सच नहीं होते। अच्छा। बट जब बीपी बढ़ता है तो थोड़ा सर दर्द होना, चक्कर सा लगना, जब बीपी बढ़ता है तब मान को 200 के आसपास चला गया, तो ये कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं जो कॉमनली रहते हैं। सर दर्द हो रहा है फिर चला गया, ये चक्कर आना फिर चला गया, ये। बट मोस्ट मतलब ऐसा देखा जाए कि हाँ ये बीपी बढ़ने की वजह से ये सिम्टम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी बढ़ा रहता है बट पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं रहते। इसीलिए आज के टाइम पे जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर रहे। पहले जिस तरह से होता था कि हम चल रहे फिर रहे, अभी थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफ होने लग गया है। हर चीज के लिए हम व्हीकल्स यूज करते हैं, घर पे भी ज्यादा एक्सरसाइज
नहीं हो पाती, ये होती। तो बीपी ऑन एन एवरेज अभी एडल्ट एज जो रहता है 50-60 के आसपास, उनका बीपी कई बार बढ़ा रहता है, बट रेगुलर चेकअप नहीं होने के बाद पकड़ में नहीं आता है, तो वो साइलेंट बीपी मतलब बीपी चल रहा होता है। जब कभी वो शूट अप कर जाता है तभी पता चलता है कि ये दिक्कत आ गई। कई लोगों को चक्कर आ जाता है 100 मतलब 190 बीपी का, बट ब्लीडिंग नहीं होती है। और कई लोगों को मतलब ब्लीडिंग होने के बाद किसी को छोटा मोटा ब्लीडिंग हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, बट ऐसा बहुत मेजर दिक्कत नहीं होती। तो वार्निंग साइन एज सच डायरेक्ट बीपी के नहीं होते। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप एक वही चीज रहती है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना और रेगुलर अपना बीपी चेक करना है एक पर्टिकुलर एज के बाद में। 3 मंथली या 6 मंथली एक बार रूटीनली बीपी चेक करते रहना है, वही बेस्ट रहता है कि अपना बीपी पकड़ में आएगा। उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंग बीपी कितना है, तो लाइफस्टाइल से मॉडिफिकेशन से अपन बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहता है डाइट कंट्रोल, फिर थर्ड स्टेप आता है मेडिकेशंस, और भी रहती चीजें फिर उसकी, फिर अकॉर्डिंग अपन उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं उसमें। राइट सर, एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहूंगी। लाइक आपने कहा हेडेक, लाइक आजकल तो जैसा लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं, एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग हेडेक फॉर वेरियस रीजंस। एसिडिटी हो गया, उससे भी होता है माइग्रेन, जी माइग्रेन के चलते, या फिर हेडेक्स कॉमन चीज है। तो क्या जब हैमरेज होने की आशंका हो या फिर बीपी के शूटअप होने की आशंका से जिस तरह का हेडेक होता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है सर? बीपी शूटअप होने से जो सर दर्द होगा वो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक हेमरेज नहीं हो गया। अच्छा, बीपी शूटअप होने से थोड़ा बहुत सर दर्द रहेगा, बट अगर हेमरेज हो गया है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सर दर्द होगा। उसके साथ साथ किसी एक पैर में, हाथ पैर में कमजोरी आने का चांस रहेगा, जिसको पैरालिसिस कहते हैं अपन, या पेशेंट थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। तो ये फटने के बाद की चीज है, बिना स्ट्रोक आने के मतलब हेमरेज होने के पहले ऐसा एज सच कुछ नहीं रहता। नॉर्मल हेडेक से जो हेडेक प्रॉब्लम वाला है, मतलब जिसके अंदर ब्रेन में कुछ हो रहा हो, वो डिफरेंशिएट करने के लिए जो चीजें रहती है, एकदम से किसी को दर्द हुआ है जो नॉर्मल 2-3 घंटे में ठीक नहीं हुआ, या पैरासीटामोल अपन ने टैबलेट वगैरह ले लिए वो ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या कंटिन्यूस सर दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तब हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या सर दर्द होते टाइम पे देखने में तकलीफ हो रही है या उल्टियां हो रही है, तो ये सब चीजें जो वार्निंग साइन देती है, जिसमें एज अर्ली एज पॉसिबल अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, एक न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के साथ। सर नॉर्मली अगर किसी को हैमरेज हो चुका है, तो ये जो सिम्टम्स आप बोल रहे हैं कि मतलब बॉडी वीकनेस आएगा किसी एक इनिशियल पार्ट पे और सीवियर हेडेक होना शुरू होगा, ये कितने देर में ऑनसेट होता है ये सारा? ये डिपेंड करेगा कि ब्रेन के किस पार्ट में हेमरेज हुआ है और उसका साइज कितना है और किस वजह से हुआ है। मेन है साइज, पहला चीज। अगर छोटा मोटा है हेमरेज हुआ है ब्रेन के ऊपर की तरफ, लोअर जो कहते हैं, तो पेशेंट को उतना नहीं पता चलेगा, थोड़ा बहुत सर दर्द होगा और उतनी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते, जो अपना बॉडी का एक्साइट कंट्रोल कर रहा है, बोलने की ताकत कंट्रोल कर रहा है, उस पार्ट में अगर हो गया तो पेशेंट को उस तरफ कमजोरी आने के चांसेस रहेंगे। दूसरा रहता है कमजोरी नहीं भी आ रही पेशेंट को किसी बॉडी पार्ट में, तो बहुत ज्यादा सर दर्द होगा जो कि दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और साथ में कभी कभी उल्टियां भी हो सकती है, और कभी कभी पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि किस एज पर्टिकुलर ग्रुप में है, तो उस एज पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से कॉमन चीजें वजह हो सकती है कि क्या तकलीफ हो रही है। जैसे ये यंग एज पेशेंट हो गया, जैसे 15-20 साल से लेकर 25-30 साल का ग्रुप हो गया, तो उनमें सीवीटी जो कहते हैं, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब खून वापस ले जाने वाली नसें ब्लॉक होने के ज्यादातर चांस रहते हैं, उनमें स्ट्रोक का रीजन सीवीटी होता है। फिर नेक्स्ट एज ग्रुप आता है, मान के चलो 30 से 40-50 तक या 60 तक, इस एज ग्रुप में एन्यूरिज्म, मालफॉर्मेशंस या बीपी ज्यादा होना, ये कॉमन कॉजेस रहते हैं। और 60 प्लस में ज्यादातर लोगों में कॉजेस जो रहता है ब्लीडिंग का कॉज बीपी रहता है मैक्सिमम चांसेस। सर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को हैमरेज हो चुका है पर उन्हें पता ही ना चले? हाँ, वही कहा मैंने कि ब्रेन के किस पार्ट में हेमरेज हुआ है और अमाउंट कितना, साइज कितना बड़ा है। छोटा मोटा हेमरेज कई बार होता है, पेशेंट हल्का सा सर दर्द होगा फिर ठीक हो जाता है, तो वो मिस हो जाता है। सर लगभग कितने दिनों तक ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले? कई बार देखा है हमने, छोटा ब्लीड रहा तो पेशेंट को पता नहीं चलता है, मतलब जो एलोक्वेंट एरिया कहते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुआ तो कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता है। अवॉइड करके पेशेंट ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट उसमें कभी फिर दोबारा होने का चांस रहता है। तो कई बार एक छोटा ब्लीड रहता है जो वार्निंग साइन देता है, उसके बाद बड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। तो वही कह रहे थे कि कुछ भी सर दर्द के साथ जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाथ पैर में थोड़ी झिंझिनी भी आ रही, थोड़ा भी कहीं कमजोर लग रहा है बॉडी का पार्ट में, चक्कर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे कहीं पे भी सीटी स्कैन ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया है,
कहीं भी है, अपन डिस्ट्रिक्ट प्लेस में है, डिस्ट्रिक्ट के पास में भी प्लेस में है, तो सीटी स्कैन तुम्हारे नियर बाय प्लेस में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी फिजिशियन से अगर अवेलेबल है, नहीं है तो फिर कोई और डॉक्टर से जो प्लेन एमबीबीएस भी है, न्यूरो फिजिशियन आपके आसपास अवेलेबल है, उनसे कंसल्ट करके एक स्क्रीनिंग करा लेना जरूरी होता है, ताकि अपन ये अर्ली वार्निंग साइन मिस ना करें, ताकि आगे की कैटास्ट्रॉफी बड़ी प्रॉब्लम अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जी सही। सर नॉर्मल केसेस में आप तो जानते हैं आजकल जैसा चलन चल रहा है, फोन सबके पास है, गूगल देख के भी काफी लोग डॉक्टर बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ओवर काउंटर मेडिकेशन इंडिया में बहुत नॉर्मल चीज है। हम नॉर्मल सर दर्द हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, काउंटर से दिलो दवाई खा भी लेते हैं हम लोग, और बिना प्रेस्क्रिप्शन से दवाई मिलती भी है। तो जब हैमरेज जैसा कोई मतलब बड़ा डिसऑर्डर हो जाता है, वहां पे मतलब फैमिली मेंबर्स को किस तरह से एक पेशेंट को काउंटर करना चाहिए जब उनको ये सिम्टम्स लगे कि बहुत ज्यादा ही एग्रावेटेड है और हमें ओवर काउंटर मेडिकेशन से ज्यादा डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए? तो फैमिली मेंबर्स का एक्चुअली मतलब रोल क्या रहना चाहिए इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने में बेसिकली? जैसे मैंने बताया अभी कि वार्निंग साइंस कुछ कुछ मिल जाते हैं अपने को जी, कि जैसे सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर में कहीं झिनझिनी आना स्टार्ट हो गया, लड़खड़ाहट आ गई, थोड़ा बोलने में तकलीफ है, हाथ पैर में थोड़ी देर के लिए भी भले आया हो, या फिर सर दर्द बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, रूटीन सर दर्द से अपने को लग रहा है कि ये नहीं, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए इन कंडीशंस में। एज अर्ली एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके या जो भी क्लिनिक है वहाँ पे जाके विजिट करके एक रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। वार्निंग साइंस, अब पेशेंट रहता है ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट को पैरालाइज तो हो ही जाएगा उस कंडीशन में, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, वो तो फिर कोई भी जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। बट अगर पेशेंट कॉन्शियस है और कोई भी चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उस चीज़ को, जिसमें मेन आता है कि डेफिसिट जो कहते हैं हम लोग, ये कहीं झिनझिनी आ गई, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया थोड़ी देर के लिए, हाथ नहीं उठा पा रहे थे थोड़ी देर के लिए, जस्ट सेकंड के लिए पैर नहीं उठा पा रहे थे, एकदम से सर दर्द हो गया फिर थोड़ा ठीक हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। और कंटिन्यूस होते जा रहा है, तुम्हारा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तुमने मेडिकेशन ले लिए 1-2 दिन तक, 3 दिन हो गया, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। सर लाइक एक बहुत मैं फिर से कहूंगी एकदम साधारण सा सवाल है, क्योंकि लोगों में इस चीज को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो काफी लोग डरते भी हैं कि नहीं शायद ठीक हो जाए, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी रहता है कि नहीं शायद दवाई से ठीक हो जाए, अभी डॉक्टर के पास जरूरत नहीं है, तो थोड़ा और बेटर फील कर लूं या फिर दोबारा होने दो फिर चलते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसा कि हमने देखा ही, आप भी जानते हैं, सब कोई जी रहता है। तो सर लाइक क्या जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है हेमरेज के कंप्लेन लेके, तो ये प्रोसेस कैसा क्या होता है? आप इनिशियली न्यूरोसर्जन्स किस तरह का एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, कितना सेफ होता है वो? जैसे पेशेंट हॉस्पिटल आने की बात है, पेशेंट जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में आया और हम जैसे पेशेंट को असेसमेंट कर रहे हैं प्राइमरीली, तो हम देख के थोड़ा सा डिटेल्स लेके पेशेंट के बारे में हम थोड़ा सा समझ पा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ होगा, कि कॉज क्या हो सकता है। अगर जो पेशेंट है जिसका रेगुलर बीपी का मेडिकेशन चल रहा था, उसने 1-2 दिन नहीं लिया हो और एकदम से प्रॉब्लम आ गई, एक साइड का पैरालिसिस हो गया, तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस पार्ट में ब्लीडिंग हुआ है और कितना अमाउंट में हुआ है। दूसरा ये रहता है कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन में अपन ज़्यादा ये नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग रहता है, कॉन्शियस पेशेंट आया तो थोड़ा मैनेजमेंट अलग हो जाता है। कॉन्शियस पेशेंट आया तो पहले अपन बीपी बढ़ाया तो पहले बीपी को कंट्रोल करो 5-10-15 मिनट में, हाइड्रेशन वगैरह जो भी रहता है वो दो, और सीटी स्कैन प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडेलिटी हमारी रहती है सीटी स्कैन ब्रेन का। सीटी स्कैन में ग्रॉसली आइडिया आ जाता है कि ब्रेन के अंदर किस पार्ट में ब्लीडिंग हुई है, अमाउंट कितना है, सर्जरी की जरूरत तुरंत है या नहीं है। कई बार में सीटी स्कैन में अपने को पता नहीं चल पाता है कि ब्लीडिंग क्यों हुई है, तो उसके लिए नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहता है एंजियोग्राफी। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे ब्रेन की भी एंजियोग्राफी होती है। तो एंजियोग्राफी में अपने को पता चल जाता है कि ब्लीडिंग का वजह क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, जैसे एन्यूरिज्म था, एवीएम था या कैवर्नोमा था या ट्यूमर वगैरह था जिसमें से ब्लीडिंग हो गया है, तो वो एंजियोग्राफी करने से क्लियर हो जाता है। कई बार इन सब चीज़ों से भी नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं एमआरआई करने के लिए। बट हेमरेज के केस में, ब्लीडिंग वाले केस में हमको सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी से मैक्सिमम टाइम में कॉज ऑफ द ब्लीड, मतलब क्यों ब्लीडिंग हुई है, क्वांटिटी कितनी है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है, ऑपरेशन की जरूरत है नहीं है, दवाइयों से काम हो जाएगा, वो सब चीज़ें हमको एक आइडिया आ जाती है उसमें। ओके सर,
क्या हर तरह के हेमरेज के केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम हेमरेज जो रहते हैं 70-80% केसेस में नहीं पड़ती ज़रूरत, मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है और ब्रेन के किस पार्ट में है। मैक्सिमम केसेस बीपी ज़्यादा होने की वजह से, शूट अप होने की वजह से आते हैं, तो उनमें मैक्सिमम 70-80-90% 80% केसेस में ब्लीडिंग का साइज कम रहता है और वो मेडिकली मैनेज हो जाता है। 20-30% केसेस में ही ब्लड का साइज बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा देता है और नॉर्मल ब्रेन को भी डैमेज कर रहा होता है। और कई बार ब्लीडिंग धीरे धीरे हो रही होती है जो नहीं रुकी होती है, और जैसे रहता है कि एन्यूरिज्म है, एवीएम में दोबारा ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। इन कंडीशन में हमको ऑपरेशन करके आइदर क्लॉट निकालना है, अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो उस तरफ डिकम्प्रेसिव क्रेनिटोमी कहते हैं कि ब्रेन का जो पार्ट रहता है उसके ऊपर अपनी बोन की कवरिंग होती है, स्कल और स्किन रहती है, तो बोन की जो कवरिंग रहती है इस तरफ की हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसके ऊपर की बोन की कवरिंग को निकाल कर रख देते हैं ताकि सूजन को बाहर की तरफ जगह मिलती है। और क्लॉट कभी कभी निकालना होता है, कभी कभी नहीं भी निकालना होता है, डिपेंड करता है साइज पे और कहाँ पे है, तो ये नेक्स्ट मैनेजमेंट रहता है उसमें। सर लाइक जिनको हम मेडिकेशन पे रखते हैं, जिन पेशेंट्स को, सर क्या हेमरेज का या किसी दोबारा स्ट्रोक जैसा कुछ होने का, रिवर्सल होने का कुछ चांसेस रहता है इनमें? वही है, दोबारा स्ट्रोक आने के चांसेस तो सब में ही रहते हैं कि कॉज क्या है उस पर डिपेंड करता है। और पेशेंट सर्जरी के बाद या फिर सर्जरी नहीं किए, मेडिकल मैनेज हुआ है, पेशेंट हॉस्पिटल से जाने के बाद डिस्चार्ज, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या मेंटेन कर रहा है, मेडिकेशंस बराबर ले रहा है नहीं ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि दोबारा चांसेस है क्या नहीं है। जिनका बीपी बढ़ने की वजह से अगर ब्लीडिंग हुआ था, हेमरेज हुआ था, अगर वो लोग डिस्चार्ज होने के बाद प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनमें चांसेस रहते ही रहते हैं दोबारा होने के। तो उनको रेगुलर चेकअप लेना है, प्रॉपर विजिट फॉलोअप करनी है। कुछ केसेस रहते हैं जिसमें हेमरेज हुआ था, जैसे एन्यूरिज्म हो गया, एवीएम हो गया, इनको ऊपर स्ट्रक्चरल कॉज हो गई है। तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना एक फंक्शन हो गया, बॉडी का फंक्शनल हो गया, ये स्ट्रक्चरल कॉज हो गया कि एक खून के वेसल में एक एनोमली थी, प्रॉब्लम था, उसको हमने ठीक कर दिया। इनमें दोबारा ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं रहते हैं कि एक बार अपन ने मेन प्रॉब्लम जो थी, बीमारी थी, वो ठीक कर दी, जैसे एन्यूरिज्म में क्लिपिंग कर दिया या कॉइलिंग कर दिया, एवीएम जो रहता है उसमें एम्बोलाइजेशन और मल्टीपल ट्रीटमेंट रहते हैं वो कर दिए, तो अपन ने जो बेसिक कॉज था जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई थी वो करेक्ट कर दिया, तो दोबारा ब्लीडिंग नहीं होंगी। बट सिर्फ बीपी बढ़ने की वजह से हुआ था, स्मॉल में थोड़ा सा रेंट आ गया ब्लड वेसल में और ब्लीडिंग हो गया, और बाद में छुट्टी होने के बाद पेशेंट प्रॉपर एडवाइस फॉलोअप नहीं कर रहा है, मेडिकेशन नहीं ले रहा है, तो उनमें चांसेस रहते हैं दोबारा ब्लीडिंग होने के। Okay. Sir, a very vital question. Like, is there any specific age group who have to be very cautious about this? Nowadays, hemorrhage is a disorder of almost 13-15 age groups to 75-80. Even young kids. I have seen the patient कि 13 साल की उम्र के भी लड़के का ब्लीडिंग हो गया है, 15 साल के भी लड़के का ब्लीडिंग हो रहा है, 10 साल के लड़के भी ब्लीडिंग लेके आ रहे हैं, अदर देन एक्सीडेंट। तो नाउडेज लाइफस्टाइल एंड की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यंग एज ग्रुप में भी ब्लीडिंग, स्ट्रोक जो रहता है, हेमरेज के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए, बट नंबर्स कम है। तो एवरेज ग्रुप है जो 45 से 65 तक रहता है, जो मेजर ग्रुप है, जो कि डिपेंडेंट फैमिली भी रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेंगी तो रिस्क बढ़ते ही जाता है ब्लीडिंग वाले और वो जो रहते हैं, बट एवरेज जो ग्रुप है 50, 60, 65 के आसपास रहता है मैक्सिमम। Sir, does genetics have to play any role in this? जेनेटिक्स प्ले सम रोल, जैसे हाइपरटेंशन है वो किसी किसी लोगों में जेनेटिकली है जिनके कॉजेस रहते हैं, बट ऐसा कोई जेनेटिकल कॉज नहीं है कि पेरेंट्स में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सर, पोस्ट ट्रीटमेंट फॉर सर्जरी हुआ हो या मेडिकेशन पे हो पेशेंट और वो अपना इंटरमिटेंटली जैसे चेकअप्स नॉर्मली करा रहे हैं, तो हेमरेज के बाद भी क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए? यस, डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा 70-80% केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। 70-80% केसेस में भी 30-40% ऐसे लोग रहते हैं जिनका हेमरेज का साइज बहुत छोटा रहता है और कॉज रिवर्सिबल रहता है। तो उन पेशेंट्स में अराउंड मान के चलो 40-50% केसेस में पेशेंट नॉर्मल लाइफ में आ जाता है जब हेमरेज हुआ रहता है और क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है मेडिकेशन के बाद, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बॉडी सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि क्लॉट को ये कर लेती अराउंड ब्लीडिंग के 1 या 1.5 महीने के बाद में। उनके बाद वो उनके फंक्शंस वाइटल्स नॉर्मल आते हैं और वो डेली लाइफ में रूटीन में काम कर सकते हैं। दूसरा एक रहता है कि ब्लीडिंग का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, वाइटल जगह पर ब्लीडिंग हो गया था जिनकी वजह से पैरालिसिस हो गया, बोल नहीं सक रहे और मल्टीपल चीज़ें आ गई, तो उन कंडीशन में
पेशेंट नॉर्मल लाइफ तक वापस नहीं आ सकता है, कॉन्शियसनेस रिगेन कर सकता है, बट पैरालिसिस रहेगा, किसी किसी में नहीं रहेगा। किसी किसी का पैरालिसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा रिकवर कर जाता है, किसी का पैरालिसिस 50%, 60%, 80% तक रिकवर कर पाता है, किसी किसी का नहीं भी कर पाता है। वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ ब्लीड कितना था, किस जगह पर हुआ था, ट्रीटमेंट तुरंत मिल पाई नहीं मिल पाई, ऑपरेशन करना था तो जल्दी ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, ऑपरेशन ठीक हुआ है नहीं हुआ, वो मल्टीपल चीज़ें रहती है। बट हाँ, अगर 100 में से 40-50% केसेस में पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में आता है। बचे हुए 40-50 केसेस में कुछ चांसेस है पेशेंट की जान भी चली जाती है बहुत ज़्यादा होने के बाद में। कुछ लोग रहते हैं 10-20% जो परमानेंट कोमा में लैंड अप कर जाते हैं, और कुछ रहते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, कॉन्शियसनेस आ जाता है, लेकिन कुछ डिपेंडेंसी रह जाती है या पैरालिसिस पार्ट ऑफ रह जाता है। जी सर, like left being the dominant side as you mentioned, स्पीच और मेमोरी किसी का इम्पेयर हो रहा है हेमरेज की वजह से, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रॉपर थेरेपीज ले कोई पेशेंट तो स्पीच और मेमोरी रिकवर कर सकते हैं? डिपेंड करता है ये फिर से कि ब्लीडिंग कहाँ पे हुई थी और हेमरेज या स्ट्रोक का किस वजह से पड़ा था। अगर जो एरिया ब्रेन का अपना स्पीच कंट्रोल करता है और मेमोरी कंट्रोल करता है वो परमानेंटली फुल्ली डैमेज हो गया है तो हम कुछ भी कर ले वापस नहीं आएगा। बट अगर वो पार्शियली डैमेज हुआ है, कुछ न्यूरॉन्स जो रहते ब्रेन के अगर बचे हुए हैं और परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ है, तो हाँ उसके बाद में अपन फिजियोथेरेपी, रिहैब और एक्सरसाइज करा के पेशेंट्स की स्पीच और मेमोरी धीरे धीरे वापस ला सकते हैं, उसमें डेफिनेटली ला सकते हैं उसमें। सर, आमतौर पे लाइक इन पेशेंट्स के लिए रिहेबिलिटेशन कब से शुरू हो जाना चाहिए? अब जैसे 2 कैटेगरी बताया, एक पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाता है 1 या 2 हफ्ते में और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगता है, उनको उतना रिहैब का और फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं होता है। जो पेशेंट जैसे सर्जरी के बाद एक सेमी कोमा कंडीशन में है या कॉन्शियसनेस आ गया बट एक साइड का पैरालिसिस है, और जिनको सर्जरी, 2 कैटेगरी हो गई, जिनको सर्जरी की गई है, एक को सर्जरी नहीं की गई है। जिनमें सर्जरी की गई है मतलब वो मेजर कॉज था, जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ी मतलब वो चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग थी, इसलिए सर्जरी करना पड़ा। उसके बाद में मेन रहता है, मान सर्जरी के बाद में पेशेंट 1 से 2 हफ्ते या 2 से 3 हफ्ते तक फिजिकली रिकवर कर लेता है, मतलब कॉन्शियसनेस आना है तो आ गया, मतलब अब उसके बाद हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अराउंड 2 से 3 हफ्ते बाद सब कुछ सेटल हो गया था, बीपी सेटल हो गया, सर्जरी हुआ वो पार्ट सेटल हो गया, जो सर्जरी का एरिया था वो सेटल हो गया है। उसके बाद एक बार वाइटल सारे स्टेबल हो गए, सर्जिकल जो चीज़ थी वो सेटल हो गई, 2 से 3 हफ्ते बाद एक विगरस एक्सरसाइज और रिहैब का पार्ट स्टार्ट होता है। और पेशेंट की रिकवरी बहुत सारी जो रहती है वो डिपेंड करती है कि इसके बाद उसको पेशेंट को फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज जो कि एक रिहैब का पार्ट उसके बाद स्टार्ट होता है। रिहैब एक आज की कंडीशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक कंट्रोल ग्रुप है और एक पेशेंट जिसको प्रॉपर रिहैब थेरेपी मिली गई है। बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस कुछ पार्ट तक रिवर्स हो जाता है अगर हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराते हैं, नहीं कराते। फिजियोथेरेपी कराने के अपने एक फ़ायदे रहते हैं रिहैब में, मतलब मैक्सिमम टाइम पे जो न्यूरॉन्स हैं जो पार्शियली रिकवर कर सकते हैं, अगर उनको प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है, डेली एक्सरसाइज कर रहा है पेशेंट, डेली उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो वो रिकवर करेगा। वही पेशेंट अगर घर पे बेड रिडन है या किसी हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम 2-3 महीने तक बेड रिडन है तो उनमें उतनी रिकवरी नहीं मिलती अपने को। तो आफ्टर 2 or 3 weeks there is a definitely and major part of the rehabilitation and physiotherapy and this by machines, there is a major part. So with this we can deduce that those patients who properly follow a strict neuro rehabilitation regime, proper physio and nursing care post surgery, देन वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, सेम पेशेंट में मैंने देखा है कि जैसे सर्जरी के बाद ब्लीड का साइज सेम था, दोनों में काइंड ऑफ सेम सर्जरी हुई, एज ग्रुप सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम है। एक पेशेंट ने प्रॉपर फिजियोथेरेपी लिया है 2 से 3 महीने तक, 6 महीने तक, डिपेंड की पेशेंट कैसा था, और एक पेशेंट ने बिल्कुल फिजियोथेरेपी नहीं रहा। बहुत डिफरेंस रहता है, ग्रॉस डिफरेंस मिलेगा। वो पेशेंट कई बार 100% तो नहीं कह सकते बट 80-90% तक रिकवर कर जाता है, खुद चल रहा होता है, थोड़े से दिक्कत के साथ कॉन्शियसनेस आ जाती है पेशेंट की। और दूसरा पेशेंट है जिसका रिहैब प्रॉपर नहीं हो पाया तो उनको ऑलमोस्ट पेशेंट वैसा के वैसा ही रहता है, उतना रिकवर नहीं कर पाता है। डेफिनेटली आफ्टर सर्जरी, आफ्टर पर्टिकुलर कि 2 से 3 हफ्ते बाद में एक पेशेंट स्टेबलाइज हो गया है, उसके बाद रिहैब और फिजियोथेरेपी और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है न्यूरो के पेशेंट्स में। जी सर, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आमतौर पे लोगों के बीच में इन सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस बहुत कम है, और ब्रेन as we all say is a very critical machine. People don't understand it. Critical नहीं कह सकते, most complex machine in the world is the brain. तो
लोगों को तो समझ ऑब्वियसली हम लोग को समझ नहीं आता है कि हमें कब डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए एंड किस तरह से ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स चलता है। बट आज के इस डिस्कशन के बाद आई एम श्योर लोगों को यस बिल्कुल बहुत जानकारी मिल गई है इन सब चीजों के बारे में। बट स्टिल सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द फैमिलीज जिनके घर पे इस तरह के कोई केसेस हो रहे हैं या फिर आगे चल के इस तरह अगर भगवान ना करे किसी के यहाँ पे भी हो तो इस चीज को कैसे काउंटर करें, इसके लिए सर प्लीज कोई मैसेज दे। शॉर्ट में ये रहेगा कि जैसी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वेट नहीं करना है कि हमको घर पे ठीक हो जाएगा। पर्टिकुलरली जब पेशेंट को पैरालिसिस आ गया है या अनकॉन्शियस हो गया, फर्स्ट अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली सर्जरी अगर रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत चेंज हो जाती है। जो हम एक विंडो पीरियड कहते हैं 4 से 6 घंटे में, अगर पेशेंट का अभी हेमरेज हुआ है और 4 से 6 घंटे में अगर सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट का आउटकम मोर देन 50% अफेक्ट होता है। सबसे पहले एज अर्ली एज पॉसिबल, जहाँ पे भी एक बार आपको पता चल गया कि स्ट्रोक है, नहीं भी पता चला और आपके पास में न्यूरो साइंस सेंटर है जहाँ पे न्यूरो की फैसिलिटी है, डॉक्टर्स अवेलेबल आपको पता है, वहाँ पे जाना है आपको जितना जल्दी हो सके। और सर्जरी की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके सर्जरी करानी है। और उसके बाद में 2 से 3 हफ्ते बाद प्रॉपर रिहैब। ये सब अगर एक पेशेंट में टाइमली हो जाता है सब कुछ, तो अपन स्ट्रोक होने के बाद भी एक पेशेंट्स को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ तक ला सकते हैं अपन। कुछ कंडीशन में एक नॉर्मल लाइफ भी पेशेंट जी सकता है। सर लाइक आई वुड रियली थैंक यू दैट यू गिव सच ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आज के डेट पे बहुत जरूरी है। Yes, लोगों को जानना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसको रिकवर किया जा सकता है, हम इससे एक नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकता है अगर किसी पेशेंट को हेमरेज हो रहा है तो। जो अवेयरनेस हमने आज क्रिएट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।